सूरज अब भी पूरी तरह निकला भी नहीं था कि कालू के घर से चिल्लाने की आवाजें आने लगीं। गौरी बड़े आराम से लेटी हुई ढेर सारे फल चबा रही थी। ओए महारानी, दोपहर होने को आई और तू अभी तक अपना ये भारी शरीर लेकर यहाँ पड़ी है। सुबह उठकर घर के तिनके साफ करने चाहिए थे, पर नहीं, तुझे तो बस चोट चलानी आती है। अरे माँ जी, सुबह सुबह बीपी क्यों बढ़ा रही हैं? अभी तो मैंने सिर्फ नाश्ता शुरू किया है। और वैसे भी ज़्यादा हिलने डुलने से कैलोरी बर्न होती है, फिर मुझे और भूख लगेगी। आप ही का नुकसान है। मेरा नुकसान तो उस दिन हुआ था जिस दिन कालू तुझे इस घर में लाया था। तू बहू नहीं, साक्षात राशन कार्ड है इस घर का। तभी कालू कौवा और उसका दोस्त टुन्नू चिढ़ा घर पर पहुंचे। टुन्नू बेचारा एक बहुत बड़ा और भारी चावल की बोरी उठाकर ला रहा था। माँ तुरंत बाहर आओ। टुन्नू आपके लिए एक बड़ी सी चावल की बोरी लेकर आया है। अरे कालू, तुझे पता है क्या आज तेरी बीवी ने क्या क्या किया है? माँ, फिर शुरू हो गई आप। कम से कम मेरे दोस्त के सामने तो क्लेश मत करो। देख कालू, देख अपनी इस लाडली को। कल जो मैंने सर्दियों के लिए इमली बचा कर रखी थी, ये रात को उठकर सब चट कर गई। माँ जी, झगड़े से घर नहीं चलता। आप चिंता मत कीजिए। चिंता क्यों करती हैं? मैं अपनी ताकत से पेड़ हिला दूंगा, सारी इमलियां नीचे गिर जाएंगी। बस गौरी भाभी को बोलिए कि वो उसे पकड़ लें। दोपहर का समय था। गौरी कव्वी मजे मजे से चौमीन खा रही थी। तभी वहां पर उसकी सास आ जाती है और उससे कहती है, अरे कितना खाएगी? सुबह सुबह ही तो तूने ढेर सारे फल खाए थे ना। माँ जी, मैं तो फल पेट हल्का करने के लिए खाई थी, क्योंकि दोपहर के समय पर ही चौमीन मिलता है ना। अरे रीमा बेटा, तुम ही तो समझाओ। इसे ऐसे ही खाती रही तो किसी न किसी एक दिन फट जाएगी। गौरी बहन, थोड़ा सा अपने खाने पर काबू करो, वरना तुम्हारी तबीयत भी खराब हो सकती है। तभी पिंकी कव्वी मटकते हुए आई। पिंकी को दूसरों के घर में आग लगाने में बड़ा मजा आता था। आंटी जी, सुना है आजकल बाजार में स्लिमिंग चूर्ण आया है। गौरी भाभी को खिला दीजिए, वरना जिस दिन ये उड़ेगी उस दिन जंगल में भूकंप आ जाएगा। वैसे रीमा, तूने सुना? पास वाले पेड़ की लूसी कबूतरी अपने सास की कितनी सेवा करती है। पिंकी, तू अपनी चोंच को जरा आराम दे। तेरा होशियारी पना मुझे पता है। तू तो अपने पति को दाना तक नहीं देती। पिंकी सही कह रही है। कम से कम वो तेरी तरह भैंस, मेरा मतलब है मोटी तो नहीं है। इस तरह शाम हो जाती है। शाम होते ही मौसम बदल जाता है और धुआंधार बारिश शुरू हो जाती है। तभी गौरी की सास बारिश में भीगते हुए लकड़ी लेकर आ रही थी। अरे बाप रे, ये बारिश को अभी शुरू होना था। इस बारिश के कारण तो मैं उड़ भी नहीं पा रही हूँ। तभी एक जोरों की हवा आ जाती है। उस हवा के कारण गौरी की सास उड़कर कहीं और जा गिरती है। दूसरी तरफ गौरी कव्वी अपने घर में अकेली बैठी हुई थी और रो रही थी, क्योंकि हवा के कारण कालू का घर हिल रहा था। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? माँ जी भी अभी तक घर नहीं आई हैं, और तो और ये घर भी हिल रहा है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। एक काम करती हूँ, मैं जाकर माँ जी को ढूंढती हूँ। अगर मैं इस घर में रहूंगी तो ये घर टूटकर किसी भी समय मेरे ऊपर गिर सकता है। गौरी कव्वी जैसे ही बाहर निकलती है, वो घर तुरंत और ज्यादा हिलने लगता है। हिल हिलकर टूट जाता है। घर तो टूट गया है। अब मैं तुरंत जाकर माँ जी को ढूंढती हूँ। सासू माँ, कहाँ पर हो आप? कालू की माँ तो एक झाड़ी में अटक चुकी थी और वो बेहोश हो चुकी थी। गौरी कव्वी ढूंढते हुए वहाँ पर आ जाती है। अरे माँ जी, ये क्या हो गया? आप तो बेहोश हो चुकी हैं। मैं अभी आपको इस झाड़ी से बाहर निकालती हूँ। ऐसा कहकर वो उस बड़े से पेड़ को अपने पंजों से निकाल लेती है। आप चिंता मत कीजिए माँ जी, मैं अभी आपको रीमा के घर ले जाती हूँ। वही आपकी जान अब बचा सकती है। ऐसा कहकर गौरी कव्वी अपने सांस को अपने पीठ पर बिठाकर रीमा के घर ले आती है। अरे रो मत गौरी बहन, अब माँ जी जल्द से जल्द ठीक हो जाएगी। मैंने उनको दवाई दे दी है। किसी तरह रात बीत जाती है। सुबह हो जाती है। सुबह होते ही कालू और टुन्नू अपने जंगल वापस आ जाते हैं। सुबह का समय था। सारे पक्षी एक जगह इकट्ठा हो चुके थे। गौरी, तूने अपनी जान की परवाह किए बिना मुझे बचा लिया, और मैं तुझे क्या क्या कहती रही। माँ जी, आप मुझे कितना भी डांटे, पर माँ तो आप ही हैं। और वैसे भी अगर आप नहीं रहेंगी तो मुझे लड़ने में मज़ा कैसे आएगा।
अकेले खाने में वो स्वाद कहाँ जो आपके साथ बहस करने के बाद आता है। चलो, कम से कम तूफान ने घर का क्लेश तो खत्म किया। और भाभी, अब मैं आपके लिए एक बहुत बड़ा और मजबूत घर बनाऊंगा जो आपकी ताकत सह सके। हाँ टुन्नू, और उसमें एक बड़ा सा रसोई भी बनाना। हाँ हाँ, किचन तो पहले बनाना, वरना ये मेरा सिर खा जाएगी। चल पदली, आज मैं तेरे लिए अपने हाथों से पके हुए आम ढूंढ कर लाऊंगी। अरे यहाँ तो प्यार बह रहा है, मेरा यहाँ कोई काम नहीं। सब पक्षी मिलकर हंसने लगे। जंगल में फिर से शांति छा गई और मोती गौरी अपनी सास के साथ बैठकर अब तानों की जगह आम के मजे ले रही थी। बहू, तू इतनी मोटी क्यों होती जा रही है? माँ जी, क्योंकि मैं घमंड नहीं करती कि खाना बच जाए, इसलिए सब खुद ही खा लेती हूँ। जंगल में सूरज आग उगल रहा था। आसमान से बरसती धूप ने पेड़ों की पत्तियों को झुलसा दिया था और नदियों का पानी सिमटकर कीचड़ बन चुका था। चारों ओर सन्नाटा था, बस कभी कभी गर्म हवा के थपेड़े चलने की आवाज़ आती थी। गर्मी आने से पहले जब बाकी पक्षी ठंडी हवाओं का आनंद ले रहे थे, रीमा चिड़िया अपने नन्हे पंखों से अनाज के दाने ढो रही थी। वो बुद्धिमान थी और जानती थी कि आने वाला समय कठिन होगा। उसकी बेटी चुटकी भी अपनी माँ की मदद तो करती, पर साथ ही शरारत भी किया करती थी। माँ, इतना सारा खाना, क्या हम लोग पूरे जंगल के पक्षियों को दावत देने वाले हैं? नहीं मेरी बच्ची, ये खाना हमारे उन दिनों के लिए है जब बाहर पैर रखना भी मुश्किल होगा। तभी पास के पेड़ से हरियाली तोती उड़ी और रीमा के पास आकर बैठी। हरियाली पूरे जंगल की खबरें रखती थी। अरे रीमा, क्यों इतनी मेहनत कर रही हो? अभी तो आम के पेड़ों पर बौर आ रहे हैं, मस्ती करो। हाँ रीमा, हरियाली सही कह रही है। देखो, मैंने इसके लिए ताज़ा अमरूद खोजा है। मम्मी, चुटकी के पास बहुत सारे दाने हैं, क्या मैं उनके साथ कंची खेल सकता हूँ? बेटा, ये खेलने की चीज़ नहीं है, ये खाने की चीज़ है। रीमा बस मुस्कुरा दी। उसे पता था कि आने वाली गर्मी का मिजाज क्या होगा। मई का महीना आते ही जंगल की सूरत बदल गई। हरियाली गायब हो गई और अनाज का एक दाना मिलना दूभर हो गया। सबसे बुरा हाल कबूतर और उसके परिवार का था। कबूतर दिल का साफ और ताकतवर था, पर बेचारा भोला इतना कि उसने कुछ जमा ही नहीं किया था। पति जी कीकी सुबह से भूखा है, उसकी आवाज भी नहीं निकल रही। मुझे कीकी की बहुत ज्यादा चिंता हो रही है। माँ, क्या आज भी हम सिर्फ कंकड़ देखकर सो जाएंगे? मैं गया था खेत की तरफ, पर वहां सिर्फ धूल उड़ रही है। किसान ने सारी फसल काट ली है। उधर पेड़ के सबसे ऊपरी और गर्म हिस्से पर पिंकी कौवी और कालू कौवा अपनी साजिशें रच रहे थे। पिंकी खुद को बहुत चालाक समझती थी। कालू, चोरी करना छोड़ो और कुछ दिमाग लगाओ। सुना है रीमा के पास दानों का भंडार है। मैंने कल रात चुराने की कोशिश की थी, पर वो चुटकी इतनी शरारती है कि उसने मेरे ऊपर सूखा गोबर गिरा दिया। अरे रीमा तो बड़ी कंजूस निकली, इतना अनाज दबाए बैठी है और हमारा जग्गू भूख से दुबला हो गया है। वैसे जग्गू कह रहा था कि उसे जामुन खाना है, पर यहाँ तो दाने भी नहीं है। मम्मी, बस करो, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं और आप जामुन की बातें कर रही हो। रीमा ने देखा कि पूरा जंगल भूख से तड़प रहा है। उसके पास इतना अनाज था कि उसका परिवार साल भर खा सकता था, लेकिन उसका कोमल दिल दूसरों का दुख देख नहीं पा रहा था। उसने एक सभा बुलाई। सुनो दोस्तों, मुझे पता है आप सब भूखे हैं। मेरे पास अनाज है और मैं उसे अकेले नहीं खाऊंगी। जरूर, इसमें कोई चाल होगी। ये चिड़िया इतनी सीधी कैसे हो सकती है? कबूतर भाई, आप ताकतवर है, क्या आप मेरी मदद करेंगे फलों की टोकरी घोंसले से बाहर करने में? हम सारे पक्षियों को खाने का इंतज़ाम करेंगे। हुक्म करो रीमा बहन, भूखा हूँ, पर हिम्मत अभी बाकी है। रीमा ने सबको काम बांट दिया। तोता और हरियाली ने खबर फैलाई कि सबको खाना मिलेगा। मिट्ठू और चुटकी को पानी की खाली कटोरियाँ सजाने का काम मिला। कालू और पिंकी को आदेश मिला कि वे जंगल के बाहर से सूखे पत्ते और टहनियाँ बीन कर लाएं, ताकि छाया की जा सके। दोपहर की तपती धूप में रीमा के घर के नीचे एक उत्सव जैसा माहौल था। रीमा ने अपने भंडार से ज्वार, बाजरा और मक्के के दाने और ढेर सारे फल निकाले। दोस्तों, तुम लोगों को खाने की चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है।
मेरे पास ढेर सारे फल और बीज और दाने हैं। मैं सारे लोगों को थोड़े थोड़े से दे दूंगी। कोई भी पक्षी आज से गर्मी का मौसम जाने तक भूखा नहीं सोएगा। कालू, जो हमेशा चोरी की फिराक में रहता था, आज रीमा के बातें सुनकर उसके आंखों में पानी आ गया था। जब उसने कीकी और अपने बेटे जग्गू को साथ में खुशी खुशी दाने चुगते देखा तो उसकी आंखों में पानी आ गया। पिंकी, हम कितने गलत थे। हम इस चिड़िया का घर लूटने चले थे और इसने हमारे घर का चूल्हा जला दिया। हाँ कालू, चालाकी से पेट भर सकता है पर सुकून नहीं। रीमा ने आज हमारी भूख के साथ साथ हमारी नफरत को भी खत्म कर दिया। शाम ढलने लगी थी। सूरज की लाली में पूरा पक्षी जगत रीमा के पास इकट्ठा था। लूसी कबूतरी ने रीमा का धन्यवाद किया। रीमा, अगर आज तुम न होती तो शायद मेरा कीकी कल का सूरज न देख पाता। तुम सिर्फ बुद्धिमान नहीं, तुम इस जंगल की माँ हो। और क्या, आज की खबर तो यही है कि प्यार से बड़ा कोई अनाज नहीं होता। रीमा आंटी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। काफी दिनों के बाद आज मैंने मेरे पसंदीदा फल खाए। खुशी बांटने से बढ़ती है और दुख बांटने से आधा हो जाता है। अनाज तो फिर उगाएगा, पर अगर आज भाईचारा खत्म हो जाता तो ये जंगल कभी नहीं पनपता। आज जंगल के सारे पक्षी बहुत खुश थे और पहली बार कालू कौवा बिना कुछ चुराए संतुष्टि की नींद सोने के लिए अपने घोंसले की ओर उड़ा। जंगल में गर्मी तो अब भी थी, पर दिलों में ठंडक और प्रेम की फुहारें चल रही थीं। माँ, आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि आज मेरे दोस्तों ने भर पेट खाना खाया। हाँ चुटकी बेटा, मैं भी आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आज कोई भी पक्षी भूखा नहीं सोएगा। बुराई को बुराई से नहीं बल्कि अच्छाई से जीता जा सकता है। रीमा की दयालुता ने कालू और पिंकी के भीतर की नफरत को खत्म कर दिया। जैसा कि कहा गया है, अपने दुश्मन को खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका उसे अपना दोस्त बना लेना है। सुंदरवन में मार्च का महीना था। सूरज की किरणें अब धीरे धीरे तीखी होने लगी थीं। उसी जंगल में रीमा चिड़िया और टुन्नू चिड़ा मटके बनाने का काम किया करते थे और उसी मटकों को ले जाकर जंगल के बाजार में बेचा करते थे। रीमा चिड़िया पेड़ के नीचे अपने मिट्टी के छोटे छोटे मटके सजाकर बैठी थी। उसके साथ उसकी बेटी चुटकी खेल रही थी। तभी टुन्नू भारी लकड़ी का लट्ठा उठाकर वहां पहुंचा। टुन्नू, तुम इतना थक गए हो, थोड़ी देर छाया में बैठो। आज तो हवा में भी गर्मी महसूस हो रही है। काम तो करना ही होगा रीमा, लेकिन आज बाजार में सन्नाटा क्यों है? कोई मटके लेने नहीं आया? पापा, मटके तो ठंडे पानी के लिए होते हैं, पर हवा इतनी गर्म है कि सबको बस ठंडक चाहिए। तभी वहां पर पिंकी कौवी आ जाती है और रीमा से कहती है, अरे रीमा, इस जमाने में मिट्टी के घरे कौन खरीदेगा? सब तो अब बड़े पेड़ों की गहरी छांव ढूंढ रहे हैं। तुम्हारा ये धंधा अब फ्लॉप है, समझी? पिंकी बहन, मिट्टी की तासीर कभी पुरानी नहीं होती, बस सही इस्तेमाल की ज़रूरत है। दूसरी तरफ एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे कालू कौवा और गोरी कौवी षड्यंत्र रच रहे थे। कालू चाहता था कि रीमा का व्यापार बंद हो जाए ताकि वह वहां अपनी दुकान खोल सके। अरे सुनिए जी, मैंने सुना है रीमा कुछ नया सोच रही है। वो बहुत तेज है, चोंच चलाती कम है, दिमाग ज्यादा। कल तो वो नदी के किनारे घास और खस ढूंढ रही थी। उसकी बुद्धि का दिया बुझाना पड़ेगा। जग्गू, जाओ और देखो वो लोग क्या कर रहे हैं। पापा, मैं जा तो रहा हूँ, पर रीमा आंटी मुझे लड्डू देती हैं। चुपचाप जाओ। तभी हरियाली तोती, जो जंगल की हर खबर रखती थी, वो सब सुन लेती है और उड़ती हुई अपने पति तोता के पास पहुंची। सुनिए जी, कालू कुछ गड़बड़ करने वाला है, हमें रीमा को बताना होगा। अरे मेरी रानी, तुम जो कहो वही सही। तुम्हारी आंखों में चिंता अच्छी नहीं लगती। चलो अभी चलते हैं। तभी रीमा से मिलने के लिए कबूतर और लूसी आए थे और रीमा के घर के बाहर कबूतर और लूसी बैठे थे। कबूतर को बहुत गर्मी लग रही थी और लूसी गर्मी के कारण बहुत परेशान थी। अरे ओ जी, आप गिर मत जाना, धूप बहुत तेज है। रीमा बहन, कुछ करो, मेरे कबूतर को गर्मी लग रही है। मैं ठीक हूँ लूसी, बस थोड़ा पसीना आ रहा है। परेशान मत हो लूसी। चुटकी, वो नया मटका कूलर लेकर आओ जो हम लोगों ने बनाया था। तभी चुटकी मटका कूलर लेकर बाहर आ जाती है।
ये कूलर रीमा ने बड़े मुश्किल से बनाया था और ये कूलर बिना बिजली के ही चलता था। ये देखकर लूसी और कबूतर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। रीमा, ये क्या है? ये तुमने कैसे बनाया है? इसे कहते हैं मटका कूलर। जब हवा इन छेदों से और गीली घास से होकर गुजरेगी तो वो एकदम ठंडी हो जाएगी और इस पंखे से ठंडी हवा बाहर आने लगेगी। अरे वाह रीमा बहन, देखने में तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। तभी मटका कूलर चालू हो जाता है और उसमें से ठंडी हवा आने लगती है। ये देखकर लूसी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। अरे वाह रीमा बहन, ये देखने में तो बहुत अच्छा है। हमको भी एक चाहिए, हमको भी एक तुरंत बनाकर दे देना। तभी वहाँ पर हरियाली और उसका पति तोता आ जाते हैं और वो लोग वो देखकर चौंक जाते हैं। अरे वाह, यहाँ तो कश्मीर जैसी ठंडक है। तोता जी देखिए। हाँ प्रिय, बिल्कुल तुम्हारी मीठी बातों जैसी ठंडक। तभी कालू, गोरी और जग्गू वहाँ पहुँचे। वे नुकसान पहुँचाने आए थे। उन लोगों के साथ पिंकी भी आई थी, लेकिन ठंडी हवा के झोंके ने उन्हें शांत कर दिया। ओहो कालू जी, कितनी बातें करते हैं आप, पर ऐसा कुछ क्यों नहीं बनाया? देखो कितनी ठंडी हवा है, मुझे तो यहीं रहना है। ये तो कमाल है रीमा, मैंने तुम्हें कमतर आका। मम्मी पापा, मैं तो यही रहूंगा। रीमा आंटी का मटका कूलर बेस्ट है। ठीक ही है, पर ये मटका टूटेगा नहीं। ये टुन्नू का बनाया मटका है कालू, और रीमा का दिमाग। ये टूटने के लिए नहीं, सबको सुकून देने के लिए बना है। शाम होते होते पूरे जंगल में खबर फैल गई। रीमा के पास अब मटकों की भारी मांग थी, पर वह सबको मुफ्त में तकनीक सिखा रही थी। दोस्तों, प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया है, मिट्टी, पानी और हवा। अगर हम बुद्धिमानी से काम लें तो हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। और हाँ, जो शरारत करेगा उसे मटका कूलर की ठंडी हवा नहीं मिलेगी। सब जोर से हंस पड़े। कालू और गोरी भी अपना गुस्सा भूलकर ठंडी हवा का आनंद लेने लगे। रीमा की दयालुता ने न केवल गर्मी को हराया, बल्कि दुश्मनों का दिल भी जीत लिया। रीमा ने साबित कर दिया कि बुद्धि और दया का मेल सबसे बड़ा आविष्कार कर सकता है। सारे पक्षी खुशी खुशी से अपने अपने लिए एक एक मटका बनाकर अपने अपने घर लेकर चले जाते हैं। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है। बादलों की गड़गड़ाहट और बारिश की बूंदों की आवाज़ घर के अंदर गूंज रही है। रीमा खिड़की के पास बैठी हुई है, तभी चुटकी भागती हुई आती है और अपने मन से कहती है, मम्मा, बाहर देखो कितनी प्यारी बारिश हो रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। ऐसे मौसम में मेरा मन कुछ चटपटा खाने को कर रहा है। अच्छा, तो मेरी नन्ही परी का क्या खाने का मन है? मम्मा, मुझे मसाले वाले गर्मा गर्म नूडल्स बनाकर दो ना, प्लीज। सच बताऊं चुटकी, आज मेरा भी नूडल्स खाने का ही दिल था। गुल्लक में से 50 रुपए लेकर जाओ जल्दी से। कबूतर चाचा की दुकान से एक पैकेट ले आओ। ध्यान से जाना, बाहर कीचड़ बहुत है। चुटकी बारिश की बूंदों से बचती हुई कबूतर चाचा की दुकान पर पहुंचती है। कबूतर चाचा अपनी दुकान समेट रहे हैं। कबूतर चाचा, जल्दी से एक पैकेट नूडल्स दे दीजिए, मम्मा इंतजार कर रही हैं। अरे चुटकी बिटिया, इतनी बारिश में? रुको, पैकेट पर थोड़ी मिट्टी लगी है, मैं इसे साफ कर देता हूँ। कबूतर चाचा पैकेट साफ करके चुटकी को देते हैं। चुटकी खुशी खुशी पैकेट लेकर वापस उड़ने लगती है। रास्ते में जग्गू कौवा बैठा बारिश का मजा ले रहा था। उसकी नज़र चुटकी के हाथ में मौजूद रंगीन पैकेट पर पड़ती है। आहा, नूडल्स! इस बारिश में तो इसका मजा ही कुछ और होगा। ये नन्ही चुटकी इसे अकेली कैसे खा सकती है? अरे चुटकी, रुको रुको, कहाँ भाग रही हो? हाँ जग्गू, जल्दी बोलो, मम्मा मेरा इंतजार कर रही हैं। अरे देखो तो सही, सामने वाले झरने पर कितनी मस्ती हो रही है। चलो ना वहाँ चलते हैं। नहीं जग्गू, पहले मैं नूडल्स खाऊंगी, फिर बाद में कभी चलेंगे, मुझे जाने दो। अरे चुटकी, तुम्हारे पीछे देखो, वो क्या है? इतना बड़ा भूत! जैसे ही चुटकी घबराकर पीछे मुड़ती है, जग्गू झपट्टा मारकर नूडल्स का पैकेट छीन लेता है और तेजी से उड़ जाता है और वहाँ से भाग जाता है। गंदा जग्गू, बहुत बुरे हो तुम, मेरा पैकेट वापस दे दो। जग्गू हाँफते हुए अपने घर पहुँचता है, जहाँ उसकी माँ गोरी बैठी थी। मम्मा, देखो मैं चुटकी से नूडल्स छीन लाया हूँ।
जल्दी से बना दो, बहुत भूख लगी है। बेटा, वो चिड़िया फिर रोती हुई आएगी, बहुत शोर मचाएगी। अरे आने दो उसे, जब वो आएगी तो आप उसे दांत कर भगा देना। आपसे तो पूरा जंगल डरता है। ये तो सही कहा मेरे बेटे ने। अच्छा, तुम हाथ मुंह धो लो, मैं अभी बनाती हूँ। दूसरी तरफ कबूतर चाचा की दुकान पर उनकी पत्नी आती है। अजी सुनते हो, यहाँ एक पैकेट रखा था नूडल्स का, वो कहाँ गया? वो तो मैंने अभी रीमा की बेटी चुटकी को दे दिया। अरे नहीं, वो तो खराब था, मैंने उसे अलग फेंकने के लिए रखा था। जल्दी जाओ, उसे रोको वरना अनर्थ हो जाएगा। कबूतर चाचा तुरंत नया पैकेट लेकर बारिश में ही रीमा के घर की ओर भागते हैं। चुटकी घर पहुंचकर फूट फूट कर रो रही है। चुप हो जा मेरी बच्ची, उस दुष्ट जग्गू से कितनी बार कहा है दूर रहा करो। कोई बात नहीं, मैं कल दिलवा दूंगी। तभी कबूतर चाचा हाँफते हुए अंदर आते हैं। रीमा बहन, शुक्र है तुम यहाँ हो। वो पैकेट मुझे वापस दे दो, वो खराब था। ये लो नया पैकेट। अरे भैया, वो पैकेट तो जग्गू कौवा छीन ले गया। मेरी बेटी इसीलिए रो रही है। क्या जग्गू ले गया? पर वो पैकेट तो जहर जैसा है, जग्गू की जान खतरे में पड़ सकती है। क्या? गोरी उसे ज़रूर बना देगी, हमें तुरंत वहाँ जाना होगा। तभी गोरी अपने बेटे के लिए गर्मा गर्म नूडल्स बनाकर लेकर आती है। उसी समय रीमा और कबूतर चाचा पहुँचते हैं। गोरी, दरवाज़ा खोलो, जल्दी खोलो। जग्गू, जल्दी जल्दी खा लो, वो आ गई है। मैं उन लोगों को बाहरी रोक कर रखती हूँ। ठीक है मम्मा, आप रो कर रखो, मैं सब कुछ खा लूँगा। जग्गू जल्दी जल्दी से खाने लगता है। गोरी दरवाज़ा खोलती है। क्यों शोर मचा रही हो रीमा? क्या दरवाज़ा तोड़ दोगी? गोरी, वो नूडल्स खराब थे, जग्गू को मत देना। देर हो गई रीमा, जग्गू तो सब खा चुका है। तभी अंदर से जग्गू के चीखने की आवाज़ आती है। मम्मा, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे पेट में हजारों सुइयां चुभ रही हों। मम्मा बचाओ। हाय मेरा बच्चा, मैं क्या करूं? रीमा तुरंत उड़कर डॉक्टर पिंकी को लेकर आती है। जग्गू दर्द से फर्श पर लौट रहा है। इसे तो बहुत बड़ा इन्फेक्शन हुआ है। खराब खाना खाने का यही नतीजा होता है। इसे अब एक बड़ा वाला टीका लगाना पड़ेगा। नहीं, मुझे सुई से डर लगता है। मम्मा बचाओ। चुप रहो जग्गू, अगर जान बचानी है तो ये टीका लगवाना ही होगा। पिंकी जग्गू को एक बहुत बड़ा इंजेक्शन लगाती है। जग्गू जोर से चिल्लाता है। चुटकी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुमसे नूडल्स छीने, इसलिए भगवान ने मुझे ये सजा दी। अब कभी किसी की चीज नहीं छीनूंगा। बाहर बारिश अब धीमी हो गई है और मिट्टी की सौंधी खुशबू आ रही है। रीमा चुटकी को गर्मा गर्म नूडल्स देती है। मम्मा, अब आया ना मजा। अब जग्गू को याद रहेगा कि दूसरों का हक छीनने का अंजाम क्या होता है। सीख तो उसे मिल गई बिटिया, पर हमें किसी के दुख पर ज़्यादा नहीं हंसना चाहिए। ये लो, अब ये ताज़े और असली नूडल्स खाओ। दोनों माँ बेटी खुश होकर बारिश का आनंद लेते हुए नूडल्स खाते हैं।